7 दिसंबर 1941 को ये तारीख का आखिरी दिन था, जिसके बाद दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाला था। अफ्रीकी नजाद अमेरिकी बावर्ची डोरिस मिलर सुबह बहरिया के अफसरान को नाश्ता पेश करती हैं और उसके बाद वो सुबह 7:57 पर डोरिस को सायरन की आवाज़ आती है और वो फौरन बाहर निकलती है और ये देखकर हैरान रह जाती है कि पूरा आसमान जापानी बमबार तैयारों से भरा हुआ है और अचानक जापानी तैयारे ने अमेरिकी तैयारों को तबाह करना शुरू कर दिया। ये हमला अमेरिका के पर्ल हार्बर 20 पर किया गया था और आज हम जानेंगे कि जापान ने अमेरिका को दूसरी जंग अजीम में क्यों धकेला और अमेरिका ने जापान पर एटमी हमला क्यों किया। ये दिलचस्प कहानी सना 1941 में दूसरी जंग अजीम के आगाज के 3 साल बाद शुरू होती है, जिसमें जर्मनी और इटली के दरमियान जंग हुई थी। एक तरफ बरतानिया और दूसरी तरफ हॉलैंड। पहली जंग अजीम में होने वाले नुकसानात की वजह से अमेरिका मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार था। अमेरिका यूरोप और एशिया की जंग से खुद को मुकम्मल तौर पर दूर रखना चाहता था, लेकिन एक मुल्क ऐसा था कि अमेरिका मुसलसल परेशान कौन, और वो जापान था। जापान में कुदरती वसाइल की कमी की वजह से जापान ने पड़ोसी ममालिक पर जारहाना कब्जा किया ताकि वो अपने कुदरती वसाइल के तकाज़ों को पूरा कर सके। कोरिया, ताइवान और चीन के बड़े इलाकों पर कब्जा करने के बाद उसकी नज़र फिलिपाइन, मलाइशिया और इंडोनेशिया पर भी थी। लेकिन मसला ये था कि मलाइशिया बरतानवी कॉलोनी था, इंडोनेशिया हॉलैंड की कॉलोनी था और फिलिपाइन गैर जानिबदार अमेरिका की कॉलोनी था। जापान अपनी तेल की तलब का 80% अमेरिका से दरामद करता था, लेकिन जापान और चीन की इस जंग की वजह से अमेरिका जापान को तेल देना बंद कर दिया है और अमेरिका चाहता था कि जापान अपनी फौज को चीन से निकाल ले। ये जापान के लिए बहुत मुश्किल फैसला था, लेकिन जापान ने फैसला किया कि वो चीन से अपनी फौजें वापस नहीं बुलाएगा और अंदर ही अंदर उसने एक मंसूबा बनाया कि वो इंडोनेशिया पर कब्जा कर लेगा और उसे पूरा करेगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि इंडोनेशिया इस वक्त हॉलैंड की कॉलोनी था और वहां पहुंचने के लिए पहले फिलिपाइन पर कब्जा करना जरूरी था, जो अमेरिका की कॉलोनी थी। मालूम है कि अगर उन्होंने फिलिपाइन पर हमला किया, बहर अल काहिल में मौजूद पर्ल हार्बर में अमेरिकी बहरिया के अड्डे से उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन चूंकि जापान के पास अब तमाम ज़खायर ख़त्म हो चुके थे, इसलिए उनके पास हमला करने के लिए और कोई चारा नहीं बचा था और जापान ने अपना हमला शुरू कर दिया। फिलिपाइन पर नहीं बल्कि पर्ल हार्बर 20 पर। जी हाँ, जापानी फौजी लीडर ने फैसला किया कि वो अमेरिका के पर्ल हार्बर 20 पर अचानक हमला करके सारी बहस को हुआ देगा, ताकि इसके बाद जापान आसानी से फिलिपाइन पर कब्जा कर सके। जापान ने खुफिया तौर पर अपनी फौज तैयार करना शुरू कर दी, जिसमें 2 जंगी जहाज, 39 आबदोजें, 30 डिस्ट्रायर और 414 बमबार तैयारे शामिल थे। दूसरी तरफ पर्ल हार्बर पर खड़ी अमेरिकी फौज के पास 8 जंगी जहाज, 59 तैयारा शिकन बहरी जहाज, 4 आबदोजें और 390 तैयारे जापानी फोर्स के पास तकरीबन 8000 का फासला तय करने के बाद शामिल हैं। किलोमीटर अब पर्ल हार्बर से सिर्फ 370 किलोमीटर दूर था और ये वो मकाम था जहां से तैयारे को हमले के लिए उतारा गया था। ये दूसरी जंग अजीम का सबसे बड़ा हमला होने जा रहा था, जिसमें अभी अमेरिका मुलव्वस नहीं था। 7 दिसंबर 1941 की सुबह 350 जापानी तैयारों ने मुख्तलिफ ग्रुप्स में पर्ल हार्बर नेवी 20 पर हमला किया। पहले ग्रुप ने 45 मिनट तक बमों की बारिश की। वो हार्बर के अतराफ में हमला करते रहे और फिर वापस चले गए। पहले तो ऐसा लगता था कि हमला खत्म हो गया है, लेकिन 10 मिनट बाद बमबार तैयारों का दूसरा ग्रुप आया और बहरिया के पूरे अड्डे को तबाह कर दिया। हमला तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट तक जारी रहा। अमेरिका के 20 जहाज, 8 जंगी जहाज और जमीन पर खड़े 300 से ज्यादा तैयारे तबाह हो गए। हमले के बाद आसमान पर सियाह धुएं के बादल छा गए और इस दौरान अमेरिकी बैटलशिप पर डोरिस मिलर नामी अफ्रीकी नजाद अमेरिकी बावर्ची भी मौजूद था, जिसका जिक्र हमने वीडियो के आगाज में किया है। डोरिस ने सायरन की आवाज सुनी। जब वो बाहर निकली तो जापानी टॉर्पीडो बम ने उनके जहाज से टकराया और जहाज के कप्तान समेत कई अफसरान जख्मी हो गए। डोरिस ने अकेले ही जख्मियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया और फिर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन में जाकर हमला कर दिया। जापानी हवाई जहाज खुद
इसने बगैर तरबियत के 6 जापानी तैयारे मार गिराए। डोरिस मिलर पहली अफ्रीकी नजाद अमरीकी थीं जिन्हें नेवी क्रॉस से नवाजा गया, जो कि अमरीकी बहरिया का सबसे बड़ा एजाज है। हमले के बाद जापानी तैयारे वापस चले गए, लेकिन उन्होंने अमेरिका को धकेल दिया। दूसरी जंग अजीम। जबकि इस हमले से पहले दूसरी जंग अजीम में शामिल न होने वाले अमेरिका ने जापान के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया। अगले 3 माह तक अमेरिका अपने नेवल बेस को बहाल करने में मसरूफ रहा। खुशकिस्मती से बहुत से बहरी जहाज गहरे पानी में डूब गए, जो मुरम्मत के काबिल था, और 4 माह बाद अमेरिका ने जापान पर हमला कर दिया। और जिस तरह जापान ने पर्ल हार्बर पर किया था, इसी तरह अप्रैल 1942 में अमेरिका ने जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो पर बमों की बारिश कर दी थी। ये दूसरी जंग अजीम में अमेरिका की पहली कार्रवाई थी और जापान के दरमियान जंग छिड़ गई। अमेरिका अगले 4 साल तक चलता रहा, जिसमें अब अमेरिका का हाथ था और जापान इस जंग में बहुत कमज़ोर हो चुका था। लेकिन जापान अमेरिका के सामने हथियार नहीं डाल रहा था। आखिरकार 6 अगस्त की सुबह एक बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस क्राफ्ट हिरोशिमा शहर के ऊपर देखा गया। इस तैयारे ने हिरोशिमा पर लिटिल बॉय बम गिराया। 43 सेकंड के बाद एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ सफ़ेद हो गया। इसके बाद आग का गोला जमीन से आसमान की तरफ चला गया। इस वक्त दर्जा हरारत 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। यह तारीख का पहला एटमी हमला था जिसने पूरा हिरोशिमा तबाह कर दिया। और 3 दिन बाद 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के शहर नागासाकी पर दूसरा एटमी बम गिराया। यह मार्क फरी बम था, जिसका कोड नाम था मोटा आदमी था, और इस बम ने गिरते ही पूरे शहर को तबाह कर दिया। ये वो 2 एटमी बम थे जो इंसानों पर इस्तेमाल होने वाले पहले और आखिरी थे। एक अंदाजे के मुताबिक हिरोशिमा और नागासाकी पर होने वाले हमलों में तकरीबन 2,60,000 लोग मारे गए थे। इन एटमी हमलों के बाद जापान ने अमेरिका के सामने हथियार डाल दिए और उसके साथ ही दूसरी जंग अजीम भी अपने अंजाम को पहुंची। हमें यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल। हम जल्द ही आपसे एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अलविदा।